नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में आप देख पा रहे होंगे मैंने टेस्ला का नाम लिया है। और टेस्ला का जिक्र करने का मतलब ये है जो क्या इंडियन मार्केट में टेस्ला की एंट्री हो रही है। और क्या खास करके देखा जाए जो टेस्ला वर्ल्ड की एक दिग्गज कंपनी है जो कि जो मोबाइल सेक्टर की कंपनियां रही है। ये कह सकते हैं कि कार के रेट में जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली कार यदि चर्चा किया है तो एक टेस्ला का नाम बड़ा फेमस चलती है। मैं थोड़ा सा जनरल तरीके से समझने की कोशिश करूंगा, आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अब देखा जाए तो मैं चर्चा करने के क्रम में ये ढूंढने की कोशिश करूंगा जो इंडियन मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। कुछ कंपनियां यहाँ करती है, कुछ कंपनियां बाहर से लेके आती है। तो क्या टेस्ला की जो फैक्ट्री है वो इंडिया में लगने वाली है? क्या ऐसा जो स्टार्टअप इंडिया में या मेक इन इंडियाज में नहीं हुआ, क्या वो अब जा करके जो मोदी 3 चल रही है, क्या वहां पे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है इस तरह की चीजों को? हम पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करेंगे, साथ में कंपैरिजन करेंगे। एक कंपनी रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था जिसका नाम हुंडई मोटर था। आखिर हुंडई मोटर को लेकर क्या संकेत मिलता है, मार्केट को लेकर के क्या संकेत मिलता है, हम हर एक पहलू को बैक टू बैक समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं समझने के लिए और देखते हैं कैसा कैसा आंकड़ा निकल के आती है। अब जैसे चर्चा किया जाए तो ये देखने को आती है, यदि हम इनको टेस्ला की बात करें तो टेस्ला में ये जिक्र किया गया कि शायद इंडियन मार्केट में ऐसा बाहर सभी मीडियाज में चल रही है कि शायद टेस्ला इंडिया में एंट्री करेगी। अब एंट्री करेगी तो क्या फैक्ट्री के साथ करेगी या फिर वो बाहर से इंपोर्ट करके लेके आएगी? क्योंकि जो सरकार की जो टैरिफ प्लान होती है जिसमें इंपोर्ट करने के लिए जो टैक्स पेमेंट करनी होती है, उसको लेकर के जो टैक्स रेट क्या उन्होंने घटा दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और यदि घटा दिया तो क्या केवल एक ही कंपनी को बेनिफिट मिलेगा या कई सारी कंपनियां इंडिया आ सकती है और इंडिया आकर के अपने बिजनेस को बढ़ाने में कामकाज कर सकती है और मेक इन इंडिया के तहत उसको बेनिफिट भी मिल सकता है। अब सवाल आता है कि हुंडई मोटर को लेकर के, और हुंडई मोटर को मैं स्टडी कर रहा हूं कंपैरिजन करते हुए। क्या जो हुंडई मोटर या मारुति सुजुकी या टाटा मोटर्स की वाले या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, इसके अलावा यदि हम कुछ इलेक्ट्रिक वाले कार मैन्युफैक्चरिंग जो एसेसरिंग बनाने वाली कंपनी है उसमें भी काफी सारा नाम शामिल करता है। लेकिन फिलहाल हम कुछ 5 कंपनी को आपस में कंपेयर करेंगे जिसमें हुंडई मोटर्स, इसमें टाटा मोटर्स होगा, मारुति सुजुकी होगा। इनका सबका क्या रेशियो चलती देखी गई है, क्या मार्केट में स्थिरता कहाँ पे मार्केट कैप्चर कर पाएगी, वो हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहले सवाल आता है, क्या ये जो कंपनी आई थी अभी रिसेंटली लिस्टिंग होकर के जिसका नाम हुंडई मोटर की हम चर्चा कर रहे थे, हुंडई मोटर में काफी सारे निवेशकों ने पैसे लगाए। और पैसे किस पर्पज से लगाए ये मुझे नहीं पता, लेकिन कंपनी का कंपनी ने जो आईपीओ लेके आई, वो आईपीओ कंपनी के बिजनेस में 1 रुपए का, एक कहते हैं चिंदी पैसे का भी योगदान नहीं करता। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कंपनी ने जो आईपीओ लेके आई थी वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचा। कंपनी ने 1 रुपए का भी फ्रेश इशू लेके नहीं आई। अल्टीमेटली कह सकते हैं कंपनी इंडियन मार्केट से, जो कि कोरिया की कंपनी है, इंडियन मार्केट में हर जगह अपनी दबदबा बना चुकी है। जहां पे मारुति सुजुकी हो, टाटा मोटर हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो। तो फिर यहां पे इस कंपनी ने करीब करीब बात करूं तो 27,000, कम नहीं होता, 27,000 करोड़ का, अल्टीमेटली यदि एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 27,870 करोड़ ये एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स थे कंपनी का, जो कोरिया बेस्ड प्रमोटर थे, उन्होंने इंडिया में 27,000 करोड़ की बिकवाली किया अपने शेयर को और आम निवेशकों के पास दिया। और वो फंड लेकर के कंपनी की इस बिजनेस में 1 रुपए का योगदान नहीं किया। लेकिन तब भी मार्केट में क्या थी, एक रेस लगी थी खरीदने को लेकर के, बेचने को लेकर के। तब भी मार्केट में खरीदने बेचने का सिलसिला चलता रहा और लिस्टिंग के टाइम पे देखा गया कि लिस्टिंग होते होते इस कंपनी का जो प्राइस था
जो आईपीओ प्राइस लेके आई थी कंपनी, करीब 1960 रुपए के आसपास की बात कर रहा हूं, उसमें करीब 1.5% की गिरावट हो जाती है लिस्टिंग के टाइम पर। आज के टाइम में इनकी जो पोजीशन हैं करीब 6% से ज्यादा गिरावट दर्ज करती है, 7% के आसपास मान लेते हैं। अब सवाल यह है, क्या ये कंपनी मार्केट में क्या पैसे अपने शेयर को बेच करके पूरे पैसे निकाल के कोरिया लेके चली गई? तो आम निवेशकों को फायदा क्या मिला? क्योंकि जिन लोगों ने लिया उनके लिए तो अभी भी वो क्या लगती है, उनकी पोर्टफोलियोज की वैल्यूएशन लगातार गिरती देखी गई है। तो चलिए कुछ पार्ट को और समझते हैं इस कंपनी को लेकर, क्या क्या आंकड़ा लेके आती है समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी जिसका नाम है हुंडई मोटर्स। चलते हैं डिस्प्ले पे, और डिस्प्ले पे आकर आपके सामने लेके आता हूं क्या चीज चलती नजर आती है इस कंपनी को लेकर के। और उसमें देखा जाए तो ये कह सकते हैं, जो कंपनी जैसे हमने कहा कि 70,000 करोड़ की इनकी आईपीओ आई थी, और आईपीओ के बाद मार्केट की ये रेस हुआ, रेस में इनकी खरीदने बेचने का सिलसिला चलता रहा। आज के टाइम की यदि बात किया जाए तो आज के टाइम में इनकी चार्ट लेवल पे देखें तो मार्केट में ये ब्रेकआउट करने की सिचुएशंस में खड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं इसकी प्राइस को ले हूं तो ये मार्केट की जो पहले की पोजीशंस था वो उसी की पोजीशन के आसपास आई थी, और एक बार नहीं कई बार आने की कोशिश किया, और धीरे धीरे करके इनकी जो डेवलपमेंट थी वो बढ़ती जा रही। क्या आने वाले समय में टेस्ला को आने के बाद मार्केट में इनका भी जो दबदबा था वो खत्म हो जाएगा? क्या ऐसा लगता है? या जो दिग्गज कंपनियां और है सबकी आपस में कंपटीशन होगा? क्या कस्टमर को कुछ बेनिफिट मिलेगा, या स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करने वाले को क्या बेनिफिट मिलेगा? यहां पे देखिए, जैसे टेस्ला मार्केट में आएगी तो ये समझ में आती है कि शायद जो कस्टमर बेस है, जो इनकी कंपनियों के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जो न्यू कस्टमर बनने की जो चाहत होगी, वहां कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन कहां पे? हाई लेवल के लिए, जहां से रिवेन्यू जनरेट। छोटे लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पर मारुति सुजुकी आज भी बिक रही है, और कम रेटों में हुंडई की भी काफी सारी कार्स मार्केट में अवेलेबल है। जहां पे यदि हम बात करें इस कंपनी का, तो लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं करता। अब आती हैं कुछ और सवाल, तो आखिर कंपनी में क्या हुआ? आज के टाइम की हम बात करें तो कैसा लग रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से? देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से यदि कंपेयर करते हैं तो ऑन एवरेज जहां मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी की पीयर्स जो एवरेज वेटेज वैल्यू निकल के आती है, उसके मुकाबले अभी भी 10% अंडर वैल्यूड है। तो दूसरी तरफ यदि हम इस कंपनी की रिटर्न की तरफ देखा जाए तो आरओसी करीब 40% से लेकर के 51% तक रिटर्न की बात कहती है। तो वहीं पे जो नेट इनकम मार्जिन है कंपनी का, वो ओवरऑल 10% के आसपास दर्ज करती है। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा जो बाकी कंपनियां हैं इसी की रेस में, क्या उनका भी 10% है या नहीं है? एवरेज परसेंटेज ऑफ नेट इनकम मार्जिन की बात। अब आती है अगली सवाल, जो इस कंपनी को लेकर के जो रिजल्ट रहा दिसंबर का वो कैसा रहा? अब चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, दिसंबर की रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा। यदि हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को लेकर के जो सेल्स का नंबर था उसमें ग्रोथ लेवल क्या बना पाती है? तो कहती है नहीं जी। फ्रॉम द क्यू और क्यू बेसिस पे इसमें गिरावट रही, तो वहीं वायो वाई बेसिस पे जो 16,590 करोड़ था कब 2023 के दिसंबर में, 24 में वो भी घटना नॉमिनल सा बार था। क्योंकि आपको देखिए, सेल्स में वृद्धि होने की बजाय मार्केट में गिरावट हुई। एक साल में महंगाई कितनी बढ़ती है? ऑलमोस्ट ही 8 से 10%। तो 10% तो ऑब्वियसली इसकी रेंज बढ़ना चाहिए था, लेकिन मार्केट में स्थिरता बना के रखी। आपस में गैपिंग की बात कहती है। जो कंपनी में प्रॉफिट होना चाहिए था वो नियर अबाउट द सेम रहा। तो मतलब मार्केट में भी क्या है? फ्लैट है। मार्केट फ्लैट है, जो शायद ये आगे यदि कारोबार को कर पाती है तो शायद कर पाएगी, अदरवाइज थोड़ा सा और भी इसमें सिचुएशंस दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि हम सीजीआर के बेसिस पे देखते हैं कंपनी को, ग्रोथ रेट को,
तो पीरियड ऑन पीरियड को लेकर के यदि सेल्स को देखें तो करीब करीब 15% तक के आसपास आंकड़ा देती है। तो वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटीज का नंबर भी करीब 28% की आंकड़ा टच करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बेटर रहा है। स्टॉक प्राइस को लेकर के हमने जिक्र किया कि ये नियर अबाउट द ब्रेकआउट सिचुएशंस में गुजरने की कोशिश करेगी, और अब इसका जो रिजल्ट है वो इस क्वार्टर तक जो रिजल्ट था वो फ्लैट रहा है। इसको फ्लैट कह सकते हैं, स्टेबल कह सकते हैं। भले ही जो पैसा था वो पैसे की वैल्यूएशंस कम दर्ज करती देखी गई, लेकिन पीयर से यदि कंपेयर करते हैं इस कंपनी को, जहां पे मारुति एंड सुजुकी हो, महिंद्रा एंड महिंद्राज हो, इसके अलावा कह सकते हैं कि हमने लिया हिंदुस्तान मोटर्स को, फिर हमने टाटा मोटर्स की बात करेंगे, प्राइस को देखेंगे, प्राइस एनालिसिस करेंगे। यहाँ पी रेशियो के मुताबिक जो एवरेज निकल के आती है वो अंडर वैल्यूड की श्रेणी में दर्ज करती है, फ्रॉम द अंडर वेटेज की श्रेणी में दर्ज करती है। किसके पार्ट से? एवरेज के पार्ट। बट बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट तो काफी रेंज में चल रही है। एक तरफ कमाई के हिसाब से 24 मल्टीपल में, तो वहीं पे आपकी बुक वैल्यू के मुताबिक 1200 के मल्टीपल में। नेट इनकम की परसेंटेज को देखा जाए तो कंपनी के बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज, जैसे वो महिंद्रा मारुति एंड सुजुकी की बात करें तो करीब 9% कमाती है, तो दूसरी तरफ देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 9% कमाती है। तो इनका जो कमाई का रेशियो था वो ऑन एवरेज नियर अबाउट सेम है। क्या है? नियर अबाउट सेम का आंकड़ा कहती है। तो फिर मार्केट की सिचुएशन क्या कहती है उस पर यदि फोकस किया जाए तो यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट में एफआईडीआई की लगातार होल्डिंग अभी तक बनी हुई है। ट्रेडिंग होती रहती है और ट्रेडिंग के दौरान कुछ पैसे बनते हैं, कुछ के पैसे नुकसान होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो जब 9 लोगों की पॉकेट के पैसे निकलेंगे तो एक के पॉकेट के पैसे भरते हैं। अल्टीमेटली 90% लोगों का पैसा 1% 10% लोगों के पास जाती है। अब सिचुएशन कहती है कंपनी को लेकर के, यदि हम बिजनेस ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो कंपनी ने जनवरी में अपनी नोट्स शेयर किया था। उस नोट्स में जिक्र करती है जो इनका कॉन्फ्रेंस कॉल का नोट्स था, जो आखिर फ्यूचर इनका कैसा है। मैं फ्यूचर की बात करने वाला हूं, क्योंकि फ्यूचर में एक बड़ी टक्कर देने के लिए टेस्ला आके खड़ी हो सकती है इंडियन मार्केट। अब सवाल आता है इनको, तो कंपनी कहती है कि हम एक्सपोर्ट पे काफी ध्यान दे रहे हैं, एक्सपोर्ट इनके पास ज्यादा है, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए इनके पास दूसरी कंट्री जहाँ पे जो उनका कंट्री कोरिया शामिल करता है। यदि रिसेंटली इनके फ्यूचर आउटलुक को देखें तो ये कहता है कि फ्यूचर आउटलुक के मुताबिक कंपनी में जो ग्रोथ रेट है वो कहती है स्ट्रेटजिक फोकसिंग कर दी है, जहाँ पे फोकस कर रहे हैं खास करके एसयूवी कार को लेकर के। एसयूवी कार में जो डिमांड है उसके मुताबिक ही कामकाज करेगी। इलेक्ट्रिक जो सेगमेंट है उस पे कंपनी का फोकस रहा, क्योंकि इंडियन मार्केट में भी इलेक्ट्रिक का जमाना काफी तेजी से डिमांड में चल रही है, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमत काफी आसमान छूती देखी गई। तो सब सोचते हैं चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में घर से चार्ज कर लेंगे और फिर निकल जाएंगे। और घर से चार्ज ना भी हो तो शायद आप स्टेशन पे चार्ज करेंगे तो थोड़ा सा नॉमिनल फीस लगता है कंपैरिजन टू द पेट्रोल और डीजल। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो सेगमेंट है उसमें कंपनी का फोकस रहेगा। और ये जो है जो फ्यूचर आउटलुक की बात कहती है कि इनका एक्सपोर्ट का जो सिचुएशन है वो लगातार बना के रख सकती है। अगली सिचुएशन कहती है कि यदि हम कंपनी से कंपेयर करते हैं इस कंपनी को, जहाँ हुंडई मोटर्स, टाटा मोटर्स और चाहे वो महिंद्रा एंड मारुति एंड सुजुकी हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, तो पिछले 1 साल के दौरान की हम बात करें तो देखिए अभी रिसेंटली तो उनका लिस्टिंग हुआ था, थोड़े दिन पहले की बात है, लेकिन ऑन एवरेज देखा जाए तो जो ऑटो इंडस्ट्रीज की कंपनियां हैं वहां पे नियर अबाउट कुछ कंपनी में 40% तक खरीदारी मिला है, तो कुछ कंपनी में 18% की बिकवाली देखने को। यदि रिसेंटली 6 महीने से लगातार मार्केट में लगातार एफआईआई बिकवाली करती देखी गई है, तो वहां पे पिछले 6 महीने की डेटा की बात किया जाए तो पिछले 6 महीने में जो इनका जो परसेंटेज रहा है, इनकी ग्रो की परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, पिछले 1 महीने में करीब नॉमिनल रहा है। मार्केट बहुत ज्यादा ना गिरा, बहुत ज्यादा चढ़ा। ऑन एवरेज यदि हम टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर जैसे दिग्गज कंपनी कह सकते हैं कि मारुति सुजुकी जैसे कंपनी में नॉमिनल 1% से लेकर के टाटा मोटर्स में 40% की बिकवाली शामिल करता है। तो ये कुछ पहलू था इसको समझने के लिए।
जबकि ये कह सकते हैं कि मार्केट की जो डिमांड रही है उस मार्केट की डिमांड के बेसिस पे शायद इसको आगे चल करके थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, समझने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि टेस्ला की एंट्री इंडियन मार्केट में होती है तो शायद ये बाकी जो कंपटीटर हैं, चाहे मारुति सुजुकी हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, या फिर जो बाकी लिस्टेड जो कंपनियां हैं उनके लिए चैलेंजिंग टाइम आ सकता है और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। एक सवाल अक्सर होता है, उस पर जरा फोकस करते हैं, और वो सवाल होता है कि सर हम कहाँ तक लेके चलें इसको, टारगेट क्या करें, या हम एसएल कहाँ पे लगा के चलें इसको। देखिए दोस्तों, हमारे साइड से ना कोई टारगेट, ना कोई आपको अचीवमेंट, ना कोई आपको स्टॉप लॉस की एडवाइस दिया जाता है। लेकिन एक बात जो जनरल होता है वो मैं हमेशा कहता हूं, जनरल बात ये होती है जब आपकी पैसे की कीमत लगातार बढ़ती जाए तो ये मार्केट है, तो मार्केट में आपको प्रॉफिट धीरे धीरे करके पॉकेट में डालना पड़ेगा, तभी आप पैसे भी लेके आ सकते हैं। यदि यदि मार्केट में अपने मुताबिक ट्रेंड काम ना करे तो जो लगातार ट्रेंडिंग में उसी तरह से उसी रफ्तार से चलने की कोशिश करें तो शायद बेटर स्टेबल हो सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में एंट्री और एग्जिट तो आजकल सेकंड वर्ग का काम है, क्योंकि मोबाइल से ऐप से आप ऐसे यूं करके करेंगे क्लिक तो आपकी बाय और सेल हो जाती है। लेकिन केवल बाय और सेल एक स्टेबिलिटी की तरफ इशारा नहीं देती है, उसके लिए आपके मार्केट की रूल को समझना पड़ेगा और गोल्डन रूल को अप्लाई करके मार्केट में स्टेबल रहने की तरफ इशारा करती नजर आती है। विदाउट ट्रेडिंग एडवाइस नोट को लेकर के थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।